अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों के कातिल तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की हिमायत कर रहे हैं। इसराइली शहरियों ने उन्हें पैसे दिए और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाए। 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की गई थी। ये बात हुकूमत की जानिब से हमेशा से की जा रही है और अब हम देखते हैं कि उसके ताने बाने जहाँ से मिल रहे हैं वो बात भी सामने आ गई है। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं मुल्क की मईशत के लिए एक अच्छी खबर आई है और जो सियासी मामलात हैं, इंतखाबात के हवाले से भी बात होगी। PPP और PMLN ने असम्बलियाँ बर वक्त तहलील करने के हवाले से एक ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि असम्बलियाँ अपने वक्त से पहले तहलील की जा सकती हैं और दोनों की जानिब से जो तारीख दी गई है वो भी सामने आ गई है। तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की माशी तरक्की ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हो सकती है। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, PJ मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपने स्टेटमेंट सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, आपको क्या लगता है कि जो बात हुकूमत की जानिब से की जा रही थी कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया और गैर मुल्की अनासर इसमें शामिल हैं, मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें सानहा 9 मई में शामिल हैं और अब वो चीज़ें सामने आ गई हैं? देखिए, सानहा 9 मई में कौन शामिल है ये तो प्रोसिक्यूशन जब मुकम्मल कर लेगी अपने मुकदमे को फिर पता लगेगा। जो बात आपने अपने इंट्रो में कही है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा मुल्क जिसने इतने सालों से पाकिस्तान की सियासत के बारे में ऐसा बयान कभी भी नहीं दिया था, उसका ये बयान अफसोसनाक भी है और इससे वो सवालात जन्म लेंगे जो जवाब भी मांगते हैं। पाकिस्तान में ये कहा गया कि एक सियासी पार्टी को जो फ़ंड मिल रहे हैं उसमें इसराइल के लोग भी फ़ंड देते हैं, ये कहा गया था। और अभी हमारे पास उन लोगों के नाम नहीं है क्योंकि अभी मुकदमा किसी हतमी शक्ल में नहीं गया। जब वो नतीजा आ जाएगा तो फिर ये भी पता लग जाएगा किसने पैसे दिए, उसका नाम क्या था, कितने पैसों की वो TT थी या जो कुछ भी तरीक़ाकार है। इस खातून ने जो बातें की हैं, इसने वो तमाम इल्ज़ामात 70% दोहराए हैं जो वो सियासी पार्टी पाकिस्तान में बैठ के मौजूदा हुक्मरानों के बारे में कहती है। ये ऐसा इत्तफाक बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने में आया है, तो ये बहुत अफसोसनाक है। देखिए, ये मुल्क PTI वालों को भी उतना जितना आपका है, जितना नून लीग वालों का है, जितना पीपल्स पार्टी वालों का है, JU वालों का, जमात इस्लामी का है। ये मुल्क हमारा है। हमारे अपने झगड़े जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन अगर ये हो जाए कि बाहर के जो लोग हैं वो हमारे मुल्क में मुदाखलत करें, ये काबिल कबूल नहीं है। अब अच्छा, न सिर्फ ये, मगर जिस किस्म की जिनसी आज़ादी वो मांग रहे हैं पाकिस्तान में, ये हो ही नहीं सकता, हम दे नहीं सकते। तो न सिर्फ ये कि जिन आज़ादियों का वो हवाला दे रहे हैं वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और जो बात उन्होंने कही है 70%, वो बात तो एक सियासी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ज़्यादती कर रही है, गिरफ़्तारियाँ कर रही है, तशद्दुद कर रही है, जुल्म कर रही है, इंसाफ नहीं है, आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी है। ये वो सारी बातें जो यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन उस खातून का कहना ये बहुत माने खेज़ है। और मैं तो समझता हूँ कि चूँकि हमारे उनके साथ सफारती तल्लुकात है ही नहीं, तो हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, शहरी ने की है और उसने अता तार ने की है, उन्होंने हमारा मौक़िफ़ तो पेश किया, लेकिन अफसोस हुआ मुझे फ्रैंकली। यानी बात जो सुनी सुनाई थी ना, आज वो बात कन्फर्म होगी। ठीक है नवीद चौधरी साहब, बातें तो और भी बहुत हुई हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से लॉबिंग की गई थी, किस तरह से मनसूबाबंदी की गई, कौन कौन फंडिंग करता रहा, लेकिन ये बातें तो हुकूमत को पहले भी पता थी कि फ़ंड्स आ रहे हैं, तो फिर इक़्तिदार में आने के बाद से कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें, ये लॉबियाँ इस हद तक पावरफुल होती हैं। आज की एक सबसे बड़ी खबर थी जो हम डिस्कस ही नहीं कर सके और कर सकेंगे भी नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो $3 अरब के कर्जे दिए गए कोरोना के दौरान, वो सारी कार्रवाई गायब हो गई। ये पाकिस्तान के अंदर की लॉबी है। ये एक हफ्ते पहले की खबर है चौधरी साहब।
चले शुक्रिया, आज खत्म हुई है लेकिन हकीकत तो ये बता रहे हैं ना, जो ऐसा हकीकत बता रहे हैं ना। नहीं तो फिर आज उन्होंने कार्रवाई फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को छोड़ देना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए, यही तो रोल है, यही तो पहला फिक्र उन्होंने यही कहा। पाकिस्तान के अंदर हमारा ये हाल है कि आज कौमी असेंबली के अंदर वो चेयरमैन कह रहे थे कार्रवाई करो, बाकी उन्होंने नहीं करनी, काम खत्म। अब इंटरनेशनल लॉबीज कितनी ताकतवर होती है उसका आप अंदाजा लगा लें। इसराइल के बारे में सबको पता था, और हमारे एक आलम दीन जो मैं उनसे मिलता रहा हूँ, मैं समझता हूँ वलीउल्लाह थे, वो बहुत पढ़े लिखे आलम दीन, दुनियावी और दीनी तौर पर, डॉक्टर इसरार साहब, उन्होंने बताया कि ये एक यहूदी मंसूबा है जिसके तहत पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन किया जाएगा। हकीम सईद, जिसे सही मानों में ट्रू सेंस में कहते हैं ना स्टेट्समैन, वो शख्सियत है, उन्होंने भी बताया। इदी साहब के हवाले से भी चीज़ें सामने आई। फिर ये सारा कुछ हो रहा था, हमारे इल्म में था, आप नाम नहीं लेते। बहुत सारे मुल्क इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, आप एक सुपर पावर है उसका नाम बात को स्किप कर जाते हैं कि ये मामला हो गया। ये जो आज बयान आया है, मैं समझता हूँ इस हवाले से ये एक हमारी कामयाबी भी है कि उन्होंने खुफिया तौर पर पूरा जोर लगा के देख लिया कि किस तरीके से हमने एक प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में प्रमोट करना है, चलाना है और मकासद हासिल करने हैं। वो कामयाब नहीं हुआ। आज यूएन काउंसिल में बैठ के कौन सा मुल्क कह रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, जो दुनिया की नजायज रियासत है, वाहिद नजायज रियासत, वो जो अपने मुल्क के अंदर इंसानी हकूक देने का रवादार नहीं है, सवाए यहूदियों को किसी को हकूक नहीं मिलते, जो वहाँ अरबों के साथ सलूक होता है, और अपने शहरों पर जो पाबंदियाँ लगाते हैं उसकी अपनी एक तफसील है। और फ़लस्तीन के हवाले से आज ही यूएन आप चार्ट देखें यूएन के इजलास में क्या कहा गया कि फ़लस्तीन को जेल खाना बनाया हुआ है इसराइल ने। अब बुनियादी बात यह है, ये हमारी अचीवमेंट है। उन्होंने देखा है कि कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं रही, वो सामने आ गए, वहाँ से फंडिंग्स भी आती है, वहाँ से सपोर्ट भी आती है। एक बहुत बड़ी ऐसी लॉबी जो पाकिस्तान से बाहर गई है, गैर मुस्लिम है, जो खुद को मुस्लिम कहते हैं, वो हिफा शहर में मुकीम है। वो लॉबी बरतानिया में रहकर और पाकिस्तान में रहकर किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है आपको इल्म है? ठीक, वहाँ से फंड्स भी आ रहे हैं। अरशद शरीफ ने, मकतूल ने, शहीद ने ये कहा था, बताया था नाम लेकर कि इसराइल से फंडिंग आ रही है। और एक बहुत बड़े जो सपोर्टर हैं पीटीआई के, मैं सिर्फ एहतराम में उनका नाम लूँगा, मोहतरम जनरल अमजद शहद साहब, वो वकालत करते रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। वो एक अलग बहस थी, लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये ताने बाने बड़े पुराने हैं। और वो ये बात तो समझ से बालातर है कि हम जानते हैं किस तरह इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाया, और इस बात को हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं से फंड्स लेती रही। ये जब इंक्वायरी होगी, जो हो रही है, जब वो मुकम्मल हो जाएगी, आपको पता लगेगा। नाम भी जावेद साहब आपकी तरफ आना चाह रही थी। नहीं, देखो मनीज़ा, बिल्कुल आपने ठीक बात की है, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। अगर मैं इस सारी थ्योरी पे सोचना या समझना या कौम समझे, तो फिर एक बात साबित हो गई कि पाकिस्तान इतनी हेल्पलेस स्टेट है कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फॉरेन फंडिंग आ रही है एक पार्टी को, ज्यूज पूरी दुनिया के मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं एक पार्टी को प्रमोट करने पे, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारी रियासत का। ठीक है, इसलिए ये बदकिस्मती है कि ना हम उनको पकड़ सकते हैं, ना अकाउंट पकड़ सकते, 1 रुपया आज तक नहीं साबित कर सके। लेकिन माशाअल्लाह रियासत हमारी इतनी कमजोर है। छोड़ें उस बात, असल क्वेश्चन ये है, असल क्वेश्चन प्रोसिक्यूशन वीक है। और यार कुछ करेंगे तो प्रोसिक्यूशन तक बात जाएगी। यार इसराइल की बात है ना, किस जज ने रोका है कि इसराइल से ये ट्रांजैक्शन प्रोसीड ही नहीं होने दे रहे, प्रोसीड ही नहीं होने दे रहे, मुकदमा चलने नहीं दे रहे। अदालत ने पीटीआई के चेयरमैन को स्टे दिया हुआ है। एक सेकंड, बात ये है कि इसराइल को पहले तो अपनी मंजिल थले डांग फेरनी चाहिए। जो कुछ वो कर रहा है, अपने गिरबान को झांके कि 8 लाख, अभी तक 8 लाख फ़लस्तीनियों को वो जेलों में डाल चुका है। तशद्दुद उसके अलावा है, शहीद उसके अलावा है। दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन दुनिया, जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि एक नाजायज़ बच्चा है, लेकिन दुनिया कुछ कर नहीं पाती, कुछ कहती नहीं है। पे हमें उनकी बात पे तवज्जो ही नहीं देना चाहिए। वो हैं कौन? वो मामे हमारे, जो हम उनकी बात सुने। हमारी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारे अपने अंदरूनी मामलात हैं, हम सही करें गलत हम करें, उनको समझा रहे हैं, हमारे मामलों में मदाखलत है। जवाब दिया को इनके सवालों की तरह हेल्पलेस नहीं है हम। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, कोई भी सर उठाएगा, कुचल हम उनको कुचल सकते हैं। शासन काम में नहीं तो बोले ना, कहानी है
कि एक पार्टी के लिए हम शुरू हो जाएं कि उसके अकाउंट्स भी आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, आगे ना यार, ट्रेनिंग भी हो रही है। यार को खुदा का खौफ है। ये वही बात है कि जिसको दिल करे गद्दार बना दे, जिसको दिल करे किसी को नहीं कह रहे। माजी में हमारे सियासी रवैया, हमें अपनी सियासत को इन रवैयों से अलहदा करके सबको इकट्ठे होकर कोई भी बाहर से बोले उसके खिलाफ बात करनी चाहिए कि वो होते कौन है हमारे मामलात में दखलंदाजी देने वाले। अच्छा ठीक है, बात लेकिन वही है जो इफ्तिखार साहब आप हमेशा से करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पर इतनी स्ट्रांग करनी होगी कि वहां पर ये जो इंटरनेशनल लॉबिंग या पॉलिटिक्स है वहां पर अपनी पोजीशन क्लियर। ये हमारी कामयाबी है जो वो बोले हैं। वो जब उन्होंने देखा सारी साजिशें नाकाम हो रही हैं, उनका मोहरा पिट रहा है, जैक गोल्डस्मिथ पिट रहा है, लंदन में मुजाहरों की वो क्यादत करता है, तो हमारी कामयाबी है। आप पीर साहब को हमने ओपन कर दिया उनको, पीर साहब को दावत दी, लेकिन इसके पॉइंट में वैलिडिटी है। आज तक इजराइल ने आज तक 75 साल में ये बात नहीं की जो आज की गई, और आज क्यों की गई। ये इस मुल्क में बड़ी तहरीकें चली, इस मुल्क में बड़े अप्स एंड डाउन आए, इस मुल्क में पाकिस्तान के सियासी जमातों ने, तो इसका मतलब आज से पहले हम सो रहे थे, हम सो रहे थे। पीजे सर की भी राय लेनी है। पीजे सर, आप भी तो देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से ये पेशकदमी की गई है पाकिस्तान के अगेंस्ट, या जो सानेहा 9 मई था उसके अगेंस्ट वो अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए। आप क्या कहते हैं इस पर? पीजे सर जी बोलिए। देखें, नंबर 1, हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है इजराइल के साथ, हमारे कोई ऐसे राब्ते भी नहीं है उनके साथ। हमने 47 से लेके आज तक हम प्रोटेस्ट ही करते रहे हैं, पैलेस्टीनियंस का कॉज हम लड़ते रहे हैं। उन्होंने तो कोई इसका जवाब दिया नहीं। उन्होंने तो ऑन द कॉन्ट्ररी आफ्टर द वॉर 73 वॉर उन्होंने तो जेरूसलम पे भी कब्जा कर लिया, हम उस पर भी बात करते रहे। अमेरिका ने उसको ग्रीन गो हेड दे दिया ट्रंप ने। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि ह्यूमन राइट्स की आप प्लीज हमसे बात ना करें। अगर आपने हमसे बात करनी है तो फलस्तीनियों का पहला इशू रिजॉल्व कर दो। उनको जिस तरह आप रामल्ला से वो जब वो रोड क्रॉस करते हैं जो मारते हैं, मैं तो देख के आया हूं, तो इसको तो ठीक कर लो। वो जो अल जजीरा की आपकी जो वो जो जर्नलिस्ट थी अकले, उसको आपने कोल्ड ब्लडेड मारा और आप कहते हैं कि आपका कोई सोल्जर जो है उसका जवाब नहीं देगा, अपनी बात नहीं करेंगे। आप हमारे घर पे आते, भाई आप हमारे घर पे आए जबकि हमारे आपके कोई ताल्लुकात हो, हमारे तो ताल्लुकात ही कोई नहीं आपके साथ। सो हु आर यू? सो द एंड ऑफ द डे बात यहाँ आती है कि इनको किसी ना किसी ने वो कहते हैं ना होगी, और ये उठ के आ गए। द क्वेश्चन इज कि पूरी दुनिया को पता है कि आप क्या कर रहे हैं, और जो वायलेशंस है ह्यूमन राइट्स की इतनी शदीद है और इतनी गंभीर है कि इस पे कोई बोलता ही कोई नहीं। सर, आप जिन सहाफी की बात कर रहे हैं, शीरी अबुल अल-आकला, ये जो इजराइल वाले, एक सेकंड, ये जो बातें कर रहे हैं, कभी इन्होंने एक आवाज कश्मीरियों के लिए निकाली है? पाकिस्तान के लिए निकाली इन्होंने। भाई उधर भी तो बात करो ना, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस उधर होती हैं। तुम्हें पाकिस्तान की पड़ी हुई है। इस पे तो बहस करना बिल्कुल, मैं कहता हूं वेस्टेज ऑफ टाइम है। आई थिंक वी शुड बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन आपका पॉइंट आगे पीछे से, लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात, नेटली वो पाकिस्तान का मसला है, उसके ऊपर इसराइल का टेक मैटर नहीं करता। मगर जहाँ तक बात पहले की जा रही थी कि मुल्क दुश्मन अनासर इसमें मुलविस हैं और फंडिंग कहाँ से हो रही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मौक़िफ़ दिया जा रहा था कि ये सब प्लान नहीं था, इसकी तरगीब नहीं दी जा रही थी, वो चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं। साथ चलते हैं ब्रेक पर, उसका वापस आएंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है, वो शामिल करेंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करवा दिए हैं, जिस पर इसहाक डार ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, आर्मी चीफ ने दोस्त मुल्क का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन मुझे कुछ तशवीश इस बात पर है कि पैसे लेने जितने आसान हैं, वापस करने उतने ही मुश्किल हो सकते हैं। मैं चाहूँगी नवीद चौधरी साहब आप इस पर रोशनी डालें। देखिए, ये एक तसव्वुर बन जाता है कि पैसे लेने आसान है, देने मुश्किल हैं। जो IMF का प्रोग्राम होता है उसमें तो आपको एक पूरे का पूरा मंसूबा बना के दिया जाता है कि इस तरीके से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद एक मखसूस मुद्दत में आपने रकम उठाना होती है। जहाँ तक दोस्त ममालिक का ताल्लुक़ है तो वो अब बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर नहीं की जाती। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है या वर्ल्ड बैंक है, वो मॉनिटर करता है कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की कितनी इमदाद की है, क्योंकि FATF भी है और 50 तरह के मसाइल हैं मालियाती शिकंजे। उसमें ये होता है कि जो बहुत करीबी दोस्त ममालिक होते हैं, बाज़ औक़ात वो आपको गिफ्ट के तौर पर भी कुछ दे देते हैं, ये भी चलता अंदर।
लेकिन जो सवाल आपने पूछा है वो उसका जवाब सिर्फ इतना है कि अगर उन रकूम का मसरफ दुरुस्त अंदाज में किया जाए और उस पर रेगुलेटरी अथॉरिटी ठीक हो तो उसके बाद वो कर्ज लौटाना भी मुमकिन हो जाता है, हरगिज़ नामुमकिन नहीं है। मुल्क के अंदर इस तरह के सियासी हालात हों जिसमें सियासी सुकून हो, फिर आप देखें कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है यानी कि सरमाए का गर्दश में आना, ये है बुनियादी असूल मुआशरे चलने का। बाकी सारी बातें हैं उसको वो माहौल पैदा करने में कामयाब होते हैं तो बहुत जल्द आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि अपने कर्जे लौटा सकें और उसी की बुनियाद पर मईशत आगे बढ़ती है। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इस वक्त जो इमदाद की है वो इस लिहाज से अहम है कि एक तो हम IMF से एग्रीमेंट करके हमें वो सर्टिफिकेट मिल गया जिसके तहत अब हमने दुनिया भर के मालियाती इदारों से डील करना है और बाकी ममालिक ने जो हमारी मदद करनी है वो भी अब कानूनी तौर पर कर सकेंगे, ओपन होकर कर सकेंगे, वो रास्ता भी खुल गया। और कर्जे जो होते हैं वो सारे ये नहीं होता कि कोई बड़े मुश्किल कर्जे हैं, कोई शरह सूद बहुत ज़्यादा है, बहुत सॉफ्ट लोन होते हैं। जैसे चीन के कर्जे थे जिनके मतलब प्रोपेगेंडा किया, मैं उसके हकीकत आपको बताऊँ आज क्या थे। 20 साल के अंदर आपने 2% पे वापस करने थे, तो ये 9 होने के बराबर है ना। इसे कहते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन। और इससे बड़ा क्या तोहफा हो सकता है कि आप 62 अरब डॉलर से अपने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, और 2 साल में सिर्फ 2% पर आपने 20 साल में 2% पर वापस करना। मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है जावेद साहब, डॉलर भी सस्ता हुआ है, आपको क्या लग रहा है क्या होगा मुल्क की मईशत में? मेरा ख्याल है कि हमें खुश होना चाहिए और नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि मेरा रब जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनको अक़ल अता फरमाए कि वो अपनी माजी की गलतियों से सीख लें। देर आमद दुरुस्त आमद, 9 महीने लगे इस तक पहुंचने में, और ये जो 2 अरब डॉलर है ये वही हैं 2 अरब डॉलर जो IMF ने कंडीशन रखी थी कि अपने करंट अकाउंट डेफिसिट के जो 6 अरब डॉलर है उसको पूरा करने के लिए आप हमें शो करें पैसे कहाँ से आएंगे। तो फिर हमने मिन्नत तरले प्रोग्राम के तहत अपने दोस्त ममालिक से कहा, उन्होंने कहा भाई हम आपको पैसे तो दे देते हैं लेकिन जो आपके अपने मामलात हैं पहले उनको भी तो दुरुस्त करो। जो आपने अपनी खुद दुश्मन बने हुए मईशत के, उनमें क्या रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हो जहां पैसा आप जाया कर रहे हो। पहले ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सऊदी अरब की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो बुनियादी तौर पे जो क्वेश्चन है आपका था वो बिल्कुल सही था कि ये पैसे लेने, ये 4% पे पैसे हैं, इसका शरह सूद हमने अदा करना है, ठीक है। ये कोई हमें उन्होंने जो इमदाद की है कंडीशन के साथ है और ये वक्ती है। हमें तो दुआ दूसरी ये करनी चाहिए, वो जो लास्ट ईयर सितंबर में हमने 8वां रिव्यू करवा के 9वां रिव्यू के लिए हमें 9 महीने लगे थे ना, तो हमें दुआ करनी चाहिए वो वक्त ना है। पाकिस्तान को 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सीरियस होने की ज़रूरत है, अपने मसाइल को हल करने की, हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है दुनिया के आगे कि हम अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमें ये बात साबित करनी है कि हम रिफॉर्म्स भी कर सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ाने से लेके कि जहां हमारे खर्चे हो रहे हैं उनको खत्म करने की जरूरत है, फिर जाके पाकिस्तान लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल पे सस्टेनेबल प्रोग्राम आपने हमारे साथ शेयर किया है। मैं चाहूंगी पीजे सर आप बताएं, स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आई है, अब आपको क्या लगता है पाकिस्तानी मईशत कामयाबी की राह पर या बेहतरी की राह पर गामज़न हो चुकी है? मैं इस पे आता हूँ। आपने वो मुझे वो यू डिडंट हियर मी आउट प्रॉपर्ली इन द लास्ट सेगमेंट। जब आप फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, आपने तो बड़ा चैंपियन बनाया था कि नवाज शरीफ ने ये कर दिया, आसिफ जरदारी ने ये कर दिया, बड़े बड़े केस खोल दिए थे। अब आपने नया एक कटा खोल दिया फॉरेन फंडिंग का। कोई कन्विक्ट किया था किसी को? किसी को कन्विक्ट नहीं किया था। ये पे इफ्तिखार सही बात करते हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन वीक है और यही वजह है, बिकॉज ऑफ द वीकनेस हमने मुल्क को टर्मोइल में डाला है। अब आप टर्मोइल की बात करते हैं, इस वक्त मुल्क ये ठीक नहीं होगा अनलेस ये मुल्क आप बिजनेसमैन को नहीं देंगे जो कि मल्टी मिलियन डॉलर्स अपनी कंपनियों के लिए कमा सकते हैं, मुल्क के लिए क्यों नहीं कमा सकते? शायद खाकान अब्बासी की एयरलाइन एयर ब्लू फैंटास्टिक एयरलाइन, लेकिन PIA नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक प्रॉपर आदमी इस सेक्टर में नहीं लाएंगे, आपने तो $3 बिलियन ले लिए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? 100% डेट सर्विसिंग हो रही है, 100%। सो आवाम को क्या फायदा है? सो मैं यही कहूंगा कि पैसा मिल गया, वेरी गुड, बट गेट द राइट पीपल टू डू द जॉब। गेट बिजनेसमैन
get people who understands economy, who understand trade, who understand all kinds of economical situations. हम नहीं कर सकते. Bureaucrat with the greatest of respect आप ले आओगे, but they're not qualified for सर that. कौन करेगा पीछे से? Businessmen are qualified, and that is the reason दुनिया की इकोनॉमी चलती है बिजनेस के ऊपर. तो हमने पैसा कमाना है और वापस भी करना है. So let's have sanity. और जब तक ये सैनिटी नहीं आएगी और उसके साथ साथ कंटिन्यूटी पॉलिसी जब तक हम नहीं इख्तियार ठीक करेंगे. है पीजे सर, आप कहना चाह रहे हैं कि राइट मैन हैज टू डू द राइट जॉब. आपका पॉइंट भी आ गया. इफ्तिखार साहब, आपसे बात Correct. करूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंदिया दे दिया है कि जो असम्बलियां हैं वो अपने वक्त से पहले तहलील कर दी जाएंगी. आप क्या कहते हैं? पहले मुझे इस सवाल का जवाब देना जो अभी ज़ेर बहस था. ये जो तस्वर पीजे बार बार पेश करता है ना कि मुल्क को सरमायादारों के हवाले कर दो, जी बिल्कुल, कार्टल्स के हवाले कर दो. पहले कार्टल्स ने लूट के खा लिया मुल्क, और ये कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है. आप गंदम को देख लें, आटे को देख लें, चीनी को देख लें, दूध को देख लें, दवाइयों को देख लें, इवन ये जो ये बोतलें होती हैं पानी, इसको देख लें. हाउसिंग सेक्टर, आप हाउसिंग सेक्टर को देख और लें. ये जो अभी जो डॉलर वाला हुआ है मतलब बोस्तान की शक्ल में, पाकिस्तान की शक्ल में जो हुआ है, फिर जो पैरेलल इकोनॉमी चलाई है इन कार्टर्स ने. फार्मास्यूटिकल. देखो आप सही कह रहे हो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को स्ट्रांग होना चाहिए. और थी जो कंपटीशन कमीशन को चेक एंड बैलेंस किया था, जो 2010 में उनके कानून में तरमीम की गई, उस तरमीम को ख़त्म किया जाए. तो फिर मैं देखता हूँ कि कार्टल्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं. तो मेरे दोस्त, सियासतदानों ने ही मुल्क चलाना है. ये भूल जाओ कि अरबपति और खरबपति और पता नहीं खरब से भी आगे क्या लफ्ज़ होता है, उनको मैं मुल्क नहीं दे सकता. मैं उनको कहता हूँ चीनी सस्ती कर दो, चलो वो इतने ही रोल प्ले कर दें मुल्क के अंदर, वो आटा सस्ता कर दें, सही बात. वो दवाइयाँ सस्ती कर दें. अगर वो इतने 140 रुपए किलो चीनी हो गई है. अगर वो इतनी ही मोहब्बत करते हैं इस मुल्क के, अपना रोल तो प्ले करें. ठीक है. और दूसरी बात है इसका जो सवाल है, मैं भूल गया हूँ, दूसरा सवाल क्या था? कोई बात नहीं इफ्तिखार साहब, आपका पॉइंट आ गया. आपने बात करनी थी वो तो हमें पता चल गया, लेकिन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद. आप साथ रहिए. वेलकम बैक. मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब, आपसे मैं बात कर रही थी कि दोनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने असम्बलियाँ तहलील वक्त से पहले करने का इशारा किया है, मगर आपने उस वक्त कोई और बात कर दी. तो वापस इसी बात की तरफ आ जाएं. तो ये बात ये है कि कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा. अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत चले, तो उनको पार्लिमानी जमहूरियत की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होंगी. और उसमें ये रिक्वायरमेंट भी है कि जब हलफ लिया गया तो यहाँ तो असम्बली उस दिन रिजॉल्व करें, तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे 60 डेज़ में, और उसे चंद दिन पहले करते हैं तो इलेक्शन होंगे 90 डेज़ में. इतनी सी बात है, कोई एहसान कोई किसी पे नहीं कर रहा. और अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा. मैंने आपके इस टेबल पे पहले कहा है, आप सदर पाकिस्तान के इंतखाब को भूल जाएं, वहाँ पे तो बंदोबस्त हो जाएगा कि आपका चेयरमैन सेनेट आ जाएगा, लेकिन आपके जो इंतखाबात मार्च में सेनेट के होने वाले हैं उनसे आप नहीं बच सकते. सो बेहतर यह है कि पार्लिमानी जमहूरियत को चलाने के लिए जो पार्लिमानी प्रैक्टिसेस हैं उस पर संजीदगी से अमल किया जाए. और सिर्फ अभी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये गारंटी भी चाहिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से कि वो इस इलेक्शन के नताइज को मानेंगी. तभी हमारा क्राइसिस जो है पिछले साल सवा साल से जो इतना खौफनाक हो चुका है ये कम होगा. दूसरी बात, तीसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ी क्लियरिटी से बताना चाहिए कि क्या जो बैलेट पेपर है उसके छपने के लिए ठेके दिए जा चुके हैं या नहीं, क्योंकि हमारे पास अब वक्त बहुत कम है. और फिर ये बात भी तय कर ली जाए कि कौन कंडक्ट करवाएगा, फौज कराएगी, रेंजर्स करवाएंगे, ये भी कर लिया जाए. क्या जज हजरात जो हैं वो अपना स्टाफ देंगे, ये भी क्लियर कर लिया जाए. ये बातें बजाय आखिरी दिन जाएँ और इसकी बुनियाद के ऊपर फिर बहाने बनाए जाएँ कि इलेक्शन नहीं हो सकता. मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूँगा. मैं आई वॉन्ट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू स्टार्ट. जहाँ से ख़त्म होता है इनकी मुद्दत वो 8 दिन पहले कर लेंगे, वो 10 लेना चाहते हैं 60 के बजाय 90 दिन, 30 दिन का फ़र्क. ये उनका मसला है और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी पार्लियामानी प्रैक्टिस का हिस्सा है, लेकिन कर दें आप, इसमें और कोई ना करें. अच्छा, एक मसला और है जो सबसे संगीन है कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जो PTI के नाम से है वो पार्टिसिपेट करेगी. मेरी ख्वाहिश है वो पार्टिसिपेट करे,
और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में क्लियर स्टैंड लिया जाए कि पार्टी बैन नहीं होगी। जिन्होंने जुर्म किया है, जो करार वाकई सजा बनती है, प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग है, आप उनको सजा दें, लेकिन लेट दोज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन जो सियासी काम करना चाहते हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपके सारे जो निकात थे वो वैलिड थे। मैं चाहूँगी नवीद चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो इलेक्शन एसेंशियल्स जिनकी तरफ इशारा किया इफ्तिखार साहब ने, उनको मेक श्योर वक्त से पहले किया जाएगा या खाली बात है? नहीं, देखें, अब तक हमारे सामने जो हालात हैं उसके मुताबिक हम तजिया करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, JUI फे को आप देख लें, ये 3 मेन, और इसके साथ दीगर जमातें जो PDM से बाहर हैं, जैसे MKM है, जैसे बा पार्टी है, तो जैसे ANP है, वो भी जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी है, ये सारे कह रहे हैं, इवन PTI है, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर करवाए जाए। पहले करवाना चाह रहे थे, वो सारा एक प्लान का हिस्सा था, पूरा नहीं हो सका उनका, तो वक्त पर करवाए जाए। तो ये सारी पार्टियाँ इस तरफ हैं। और कल इस हवाले से अहम दिन था कि जो JUI फे के हवाले से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही थी कि शायद ये चाहते हैं कोई डील हो जाए। उन्होंने कहा नहीं भी, हम तो कह रहे हैं वक्त पर कराएं। जब ये मामला हो गया है, हमारा स्टांस एक और था, वो था तरीके अदम एतमाद के हवाले से, लेकिन अब तो हम कह रहे हैं वक्त पर कराएं। और अब हमें क्लियर इशारे मिल रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने बैग वगैरह अब बांध रही है, सामान समेट रही है, वो ये तैयारी कर रही है कि इलेक्शन वक्त पर हो। और बात जो इफ्तिखार साहब ने कर दी है वो मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हर एक ने पार्टिसिपेट करना है, करना चाहिए, MKM भी करे, PTI भी करे, बाकी पार्टियाँ भी करें। जिन पर केसेस हैं, ये हो नहीं सकता कि केसेस भी हों और बहुत बड़े वाक़यात भी इस दौरान पाकिस्तान के अंदर हो गए हों हर हवाले से, उस पर कार्रवाई न की जाए। और ये भी हमने देखना है कि जो पिछला सेटअप बरकरार रखने के लिए एक निज़ाम तैयार किया गया था, जिसके बहुत सारी जो बाकियात हैं अब भी सिस्टम में मौजूद हैं, उनको साइडलाइन आपने कैसे करना है, ये करना पड़ेगा, वरना फेयर इलेक्शन का तो तस्वुर ही नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, काश पाकिस्तान में ये भी बात तय हो जाती कि PTI आज कौमी असम्बली में बैठी होती, काश ऐसा हो जाता। और ये उनकी गलती, उनकी मैं समझता हूँ गलत जजमेंट थी। आज वो बैठे होते, तो जब हमने केयरटेकर सेटअप बनाना है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उनसे भी मशावरत होती। और आज वो कहेंगे ना मशावरत उस आदमी से हो रही है जो हमें छोड़ के चला गया। ये ऐसे बातें हैं। पता नहीं अगर आपको पता था, आपको आपके इल्म में था, तो आपको पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी। पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस की रिस्पेक्ट करते, और आज आप उसमें डिसीजन में शामिल होते। सर, कितनी गलतियां हम उन्हें गिनवाएंगे? उनको तो उनके दोस्तों ने बताया कि असम्बलियां भी डिसॉल्व ना करें, बहुत सी बातें हैं, अगर करने बैठेंगे तो एक पूरा शो उस पर हो जाएगा। जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग नहीं होगा, क्या देख रहे हैं? जिन्होंने प्रोलॉन्ग करना है ये उनको ही पता होगा, मुझे क्या पता, क्योंकि फैसला उन्होंने ही करना। बाकी तो सारी आइन बाइन शायद जो हम करेंगे, कोई आइन बाइन शायद नहीं हो रही, लेकिन हकीकी बात जी सर, देखो, पाकिस्तान का आइन ऑलरेडी बहुत ज़ख्मी है। आपने 90 डेज़ में इलेक्शन ना करवाकर इस आइन का सत्यानाश कर दिया है। अब बराह करम मैं ये समझता हूँ कि वक्त पर इलेक्शन होना चाहिए, तब ही इस आइन का सर्वाइवल है। अगर आप वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर इस आइन को दफन करके इस पर कतबा लगा देना चाहिए। अगरचे मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि वक्त पर इलेक्शन हो, उसकी वजह यह है कि उनके लिए इलेक्शन में जाना अभी ना उनकी तैयारी है, ना मियाँ नवाज शरीफ का कोई पता है कि वो दुबई तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी चूंकि अभी बीमारी का किसी को नहीं पता। बीमार जो डॉक्टर्स ने उनको दुबई और जद्दे तक आने का कहा है कि उधर तक आपकी बीमारी ठीक है, पाकिस्तान आएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो जब उनके प्लेटलेट्स ठीक होंगे तो पाकिस्तान आएंगे, तब मुस्लिम लीग नून तैयार होगी। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इलेक्शन हो। क्यों? उनका प्लान ये है कि अगर इस सूरत में PTI, जिनकी तरफ मेरे दोस्त साहबान इशारा कर रहे थे, और कासिम के अबू को सज़ा हो जाती है, तो फिर उस सूरत में इलेक्शन में जाना चाहिए, वरना इंटरम सेटअप को प्रलॉन्ग करना चाहिए। उसकी बड़ी लॉजिकल सी बात यह है कि इस वक्त PTI के जितने लोग हैं 70-80% तो अभी तक बाहर फिर रहे हैं। अच्छा। और उनके पास पॉपुलर सपोर्ट भी मौजूद है, और इस हुकूमत की कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं है जिस पे ये इलेक्शन लड़ने के काबिल हों। तो उस सूरत में जिनको निकाला था, तो अगर वही दोबारा आ जाते हैं तो ये 1.25 साल की जो पूरी एक्सरसाइज है, और ये झूठे सच्चे बयानिए बनाकर उसको दफन करने की ख्वाहिश की गई थी, वो तो फिर दोबारा जिंदा हो जाएगी। तो वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। उसके लिए मैं ये समझता हूँ
कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, चाहे भी हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखे ना एक ऐसी फिजा क्रिएट कर दी जहाँ क्रेडिबिलिटी यानी आपका ये कहना है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए और क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। जावेद साहब, हमें क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पीडीएम का, और वक्त पर अपने इंतखाबात करवाने के इशारे भी वाज़ेह तौर पर मिल रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा कि होता क्या है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।